बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 70 में 65 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। और इस पेपर में जितने भी प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको तैयार करना है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25-26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का उपागम है। आय उपागम क्षमता उपागम बिल्कुल है। कल्याण उपागम ये भी है। आधारभूत आवश्यकता उपागम ये भी है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबड़। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा, गेहूँ। गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ है। ठीक है, तो वहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। केरल में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में, उड़ीसा में। तो केरल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, रबड़ उत्पादन से, चावल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, क्या कह रहा है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। उड़ीसा। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो राजस्थान से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न में से कितनी है। 10%, 6%, 82%, 4%। तो 82% सही हो जाएगा। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 82% है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मलिन बस्तियां सर्वाधिक है कहाँ पे। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में। तो मलिन बस्तियां सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर 2 अंक का है। उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है लगभग। मानव विकास, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उनकी गतिविधियों, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, खनन की 2 विधियों के नाम। तो खनन की 2 विधियां निम्न है। पहला है खुली खादान खनन, दूसरा है भूमिगत खनन। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है, आय जिसको कहते हैं इनकम, स्वास्थ्य हेल्थ, शिक्षा एजुकेशन, और सततता और समानता। सततता और समानता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, घरेलू कुटीर उद्योग क्या है। तो घरेलू कुटीर उद्योग वह छोटे उद्योग हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही कम पूंजी, सादे उपकरणों और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके चलाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। व्यापारिक केंद्र किन्हें कहा जाता है। व्यापारिक केंद्र वह स्थान या क्षेत्र होते हैं जहां व्यापारिक गतिविधियां जैसे खरीद, बिक्री, विनिमय और वाणिज्यिक लेन देन बड़े पैमाने पर संपन्न होते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, प्रतिभूमि क्या है। तो प्रतिभूमि के मुख्य 2 प्रकार हैं। स्थायी प्रतिभूमि, इसमें परमानेंट फॉलो लैंड, वह भूमि जो लंबे समय से कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई गई हो वो स्थायी प्रतिभूमि होती है। और अस्थायी प्रतिभूमि, टेम्परेरी फैलो लैंड, वह भूमि जो कुछ समय के लिए कृषि से खाली छोड़ी जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण। तो भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्न हैं। पहला है उद्योगों का अपशिष्ट, इसमें लिखेंगे उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और विषैले पदार्थ बिना शोधन के नदियों और जलाशयों में छोड़े जाते हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे घरेलू अपशिष्ट, घरों से निकलने वाला सुएज, गंदा पानी और कचरा सीधे जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। इसके बाद लिखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वह परियोजना है जिसमें एक ही नदी
पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पेयजल आपूर्ति और जल परिवहन जैसे अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 4 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन। तो भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल का उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ लिखिए। तो इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला है सिंचाई सुविधा, इसमें लिखेंगे राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाना। उसके बाद दूसरा है पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पेयजल प्रदान करना। उसके बाद तीसरा है हरित क्रांति, रेगिस्तान भूमि को उपजाऊ बनाकर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। जलवायु सुधार, इसमें वृक्षारोपण और हरियाली से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने उत्पादन की प्रक्रिया और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए व्यापक स्थानों पर फैला होता है। यह उद्योग आमतौर पर बाजार की मांग और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर चलता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। तो मानव विकास सूचकांक एक संकेतक है जिसका उपयोग देशों के लोगों की समग्र भलाई और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रमुख घटकों पर आधारित होता है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है जीवन प्रत्याशा, क्या है, जीवन प्रत्याशा लोगों की आयु और जीवन स्तर को मापता है। शिक्षा का स्तर, इसमें पढ़ाई की औसत अवधि और साक्षरता दर को मापता है। तीसरा है आर्थिक आय, व्यक्ति को औसत आय को मापता है। इसके बाद चौथा आगे लिख देंगे, HDI देशों के बीच सामाजिक आर्थिक समानता और विकास के स्तर की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं। तो मिश्रित कृषि वह प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही खेत में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं, पहला है विविधता, इसमें एक साथ फसलें और पशुपालन करके जोखिम को कम किया जाता है। दूसरा है संपन्नता, दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संपन्नता। यह कृषि पद्धति खाद्य सुरक्षा और आय को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, साझा संपत्ति किसे कहते हैं। भारत के किन्हीं किन्हीं 4 साझा संपत्ति संसाधनों के नाम बताइए। तो साझा संपत्ति वे संसाधन होते हैं जो आम जनता के लिए खुले होते हैं और किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समाज के सभी सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख साझा संपत्ति संसाधन हैं, नदियाँ, वन, समुद्र तट और वायु। ये सभी संसाधन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, देख सकते हैं यहाँ पे 150 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। चलिए देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। क्या है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। तो लिखेंगे मानव भूगोल का अर्थ, ठीक है, मनुष्यों और उनकी गतिविधियों का भूगोल। यह शाखा मनुष्य के समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलापों, जनसंख्या वितरण और उनकी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बातचीत का अध्ययन करती है। मानव भूगोल में न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की जांच होती है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे मनुष्य अपने आसपास की भूमि, जलवायु, संसाधनों और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक में इसमें भौगोलिक कारकों और मनुष्यों के बीच संबंधों की गहरी जांच होती है। क्षेत्र की दृष्टि से मानव भूगोल विभिन्न स्थानों और उनसे जुड़ी मानव गतिविधियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों, शहरों या राज्यों की मानव गतिविधियां क्षेत्रीय स्तर पर कैसे भिन्न हो सकती हैं, इस विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संक्षेप में विवेचन कीजिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार द्वारा एक नई बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई और कोलकाता के बीच सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3 और 4 के मेल से बनाई गई है, जो देश के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य है संपर्क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, जिससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। दूसरा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, क्योंकि यह बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच सुचारू संपर्क सुनिश्चित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी इससे होगा, क्योंकि बेहतर सड़क नेटवर्क इन क्षेत्रों को मुख्य शहरों से जोड़ेगा। इसके बाद अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलती है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय समझाइए। तो संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोग, हानि और दुर्लभता से बचाव करना, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपायों में शामिल है ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना, उपकरणों और मशीनों में ऊर्जा दक्षता तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कि ऊर्जा बचत युक्त बिजली उपकरणों का प्रयोग। इसके बाद दूसरा है पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का बढ़ावा देना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास। तीसरा है कम उपयोग वाली तकनीकों को अपनाना, ऊर्जा संरक्षण तकनीकों जैसे कि टेपरिंग, लाइटिंग, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा कुशल यातायात प्रणालियों को अपनाना। चौथा है रेन वेस्ट एनर्जी का उपयोग, अपशिष्ट ऊर्जा का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के माध्यम से ऊर्जा की बचत करना। इसके बाद है स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा खपत की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करना। इन उपायों से ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया हुआ है ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियां भूमि और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में भिन्नता को दर्शाती हैं। पहला है कम्पैक्ट बस्ती। मेरे प्यारे बच्चों इसमें लिखेंगे यह बस्ती घनी बस्ती होती है, जहां घरों के समूह एक साथ बने होते हैं, सामान्यतया कृषि भूमि के पास होती है और भूमि उपयोग अधिक कुशल होता है। दूसरा है विकृत बस्ती, इस प्रकार की बस्ती खेतों और जंगलों के बीच फैली होती हैं, जहां घर थोड़ी दूर पर स्थित होते हैं। यह बस्ती अधिक आत्मनिर्भर कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद तीसरा है साबुन, इसमें लिखेंगे झील किनारे की बस्ती, साबुन झील किनारे की बस्ती। यह बस्ती जल स्रोतों के पास स्थित होती है, जैसे कि नदियाँ, तालाब या झीलें। यह कृषि और जल आधारित गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं। चौथा है ग्राम पंचायत बस्ती, ये बस्तियाँ प्रशासनिक केंद्रों के पास स्थित होती हैं, जहाँ सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। इसके बाद है पाँचवा घाटी बस्ती, यह बस्ती पहाड़ियों के बीच या नदियों के किनारे स्थित होती है, जो प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। इन प्रकारों की बस्तियां ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करती हैं। 25 नंबर है क्या भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद 26 नंबर क्या है, कह रहा है विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।